हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक घर में एक महीने में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 7.2 इंटू 10⁶, सेकेंड ऑप्शन है 7.2 इंटू 10⁸, थर्ड ऑप्शन है 72 इंटू 10⁸, फोर्थ ऑप्शन है 72 इंटू 10⁶। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है। अगर हम लोग महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत करते हैं और यूनिट का दाम मान लेते हैं 10 रुपया है, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। तो अब हम लोग से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक यूनिट एनर्जी का मतलब दाम कितना होगा। तो देखते हैं कि अगर कोई 1 किलो, मान लेते हैं कि अगर कोई 1 किलो वाट का उपकरण है और उसको हम लोग 1 घंटे तक चलाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट। यानी 1 किलोवाट का अगर उपकरण कोई है और उसको 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो इसी को हम लोग एक यूनिट या यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 1 किलोवाट है, इसको हम लोग हज़ार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 और वाट जो है, इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। जूल प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, और जो आवर्स है इसको हम लोग 3600 सेकंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर आपका 36 इंटू 10⁵ जूल। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। 36 इंटू 10⁵ जूल को अगर हम लोग 10 से भाग दे देते हैं तो क्या आता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब यहाँ पे कितना यूनिट की बात कर रहा है? यहाँ पे 200 यूनिट की बात कर रही है। तो हम लोग 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 2 जीरो हटा लेते हैं। अगर 2 जीरो यहाँ से रिमूव करेंगे तो कितना यहाँ पे मान लेते हैं? 10⁵2। तो यहाँ पे 3 इंटू 6 इंटू 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7.2 इंटू यहाँ पे जो 10⁵2 है इसमें ऐड कर देते हैं, तो 10⁸ जूल हमारा आंसर आता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है वह निर्वात से गुजर सकता है। सेकंड ऑप्शन है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। थर्ड ऑप्शन है वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। सॉरी, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन मेंशन किए गए हैं, लेकिन राइट ऑप्शन आपका इन्हीं तीनों में से कोई एक है। तो देखते हैं कि प्रकाश, हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो होता है उसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसका जो पहला आपका ऑप्शन हो गया वो सही हो गया। देखते हैं कि वह निर्वात से नहीं गुजर सकता है। यानी प्रकाश जो होता है वो निर्वात में ही, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा। फर्स्ट ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, सेकंड ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा, फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा। तो एक उत्तल दर्पण के सामने रखी जो सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखते हैं कि सबसे पहले जो पानी का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है। यहाँ पे कितना दिया है पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यहाँ पे जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है 4/3 और ग्लास का कितना दिया है, कांच का कितना दिया है, तो यहाँ पे जो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यानी ग्लास का ओ 3/2 दिया है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखते हैं ग्लास, यहाँ पे ग्लास के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, वाटर का। तो सॉल्व करते हैं, यानी इसका जो वैल्यू आएगा म्यू डब्ल्यू अपान में म्यू जी। फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वाटर का कितना दिया हुआ है 4/3 अपान में 3/2। अब 2 को हम लोग ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं 4/3 और 2 को हम लोग ऊपर कर देते हैं तो 2/3 होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और 3 को 3 से 9 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा यानी कांच के सापेक्ष पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 8/9 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बाकी अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो यहाँ पे सदिश राशि की बात कर रहा है। तो देखते हैं कि ऊर्जा जो होता है ऊर्जा अदिश राशि होती है, कार्य जो होता है कार्य भी अदिश राशि होती है। और अगर हम लोग गति की बात करें तो गति भी जो होता है ये अदिश राशि होता है। यहाँ पे बात जो हो रहा सदिश राशि की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी विस्थापन जो होता है ये एक प्रकार का सदिश राशि होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र की सतह पर, सेकंड ऑप्शन है ध्रुवों पर, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर। तो देखते हैं कि कहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। मान लेते हैं कि ये कोई पृथ्वी है और ये ध्रुव यानी पोल है। पोल से जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो जी का मान होता है वो घटता है। और अगर हम लोग ध्रुव से ऊपर की तरफ जाते हैं
तब भी क्या होता है, जी का जो मान होता है वो घटता है। लेकिन इसके मतलब केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर जो होता है एक गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतम, सेकंड ऑप्शन है न्यूनतम, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग, तो केंद्र पर जो होता है एक कण का वेग हमेशा अधिकतम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 तरंगदैर्घ्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? यानी स्पीड, आप स्पीड का हम सिंपल सा फार्मूला लगा लेते हैं। इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में इस तरह के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो स्पीड का जो सिंपल सा फार्मूला होगा वो यस बराबर एफ इंटू लैम्डा होगा। तो यहाँ पे यस की वैल्यू कितनी दी हुई है, यस की वैल्यू जो दी है वो 400 हर्ट्ज है और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 2.5। तो 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको काट लेते हैं। तो लैम्डा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1000 मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि के बराबर, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश के बराबर, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा यानी ऊष्मा एक प्रकार का, ऊष्मा अगर शब्द की बात करते हैं तो ऊष्मा कहीं ना कहीं एक प्रकार की लाइट ही एनर्जी है। तो एक किसके बराबर होती है, तो आप देखते हैं कि जो प्रकाश होता है ये ऊष्मा विकिरण जो होती हैं ये प्रकाश के बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन है टी बराबर 1+u, सेकेंड ऑप्शन है टी बराबर u, थर्ड ऑप्शन है टी बराबर 1/u, फोर्थ ऑप्शन है टी बराबर 1/u। तो हम लोग देखते हैं कि जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, टी बराबर 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी जो, तो यहीं इसको कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे मतलब दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम लोग यू से दर्शाते हैं तो टी बराबर 1/u। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी टी बराबर 1/u होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे बड़ा पहला आयनीकरण ऊर्जा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम, सेकंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है रुबिडियम। तो सबसे बड़ा जो पहला आयनीकरण ऊर्जा होता है ये लिथियम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फिनोल की अम्लता का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन रिंग, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन बंधन, थर्ड ऑप्शन है ऋणायन का अनुनाद स्थिरीकरण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फिनाल जो होता है, देखते हैं कि घरों में क्या करते हैं, फिनाल का मतलब फर्शों पर पोछा मारते हैं जिससे मतलब बैक्टीरिया आदि वहाँ पे ना ग्रो कर सकें या ना आ सकें। तो मतलब इसकी अम्लता का क्या कारण होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी ऋणायन का अनुनाद स्थिरीकरण के कारण फिनोल की अम्लता का कारण बनता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता उच्च हो जाती है तब पीएच मान होता है, फर्स्ट ऑप्शन है निम्न रहता है, सेकेंड ऑप्शन है उच्च रहता है, थर्ड ऑप्शन है स्थिर रहता है, फोर्थ ऑप्शन है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्या हो, हाइड्रोजन आयन जो होता है ये जब बढ़ता है तो क्या होता है, एसिड स्ट्रांग होता है, यानी पीएच एसिड जब स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, जो पीएच का मान होगा वो कम होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जब हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे कह रहा है कि जब एच आयन बढ़ता है तो एसिड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होगा, और जब स्ट्रांग होगा तो उसके लिए क्या होगा, पीएच का मान कम होगा, सॉरी यहाँ पे पीएच का मान कम होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी जब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता उच्च होगी यानी एच प्लस का मान जब ज़्यादा होगा तो जो पीएच की वैल्यू होगी वो निम्न होगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक और सल्फर, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम और सीसा, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोंटियम और बेरियम, फोर्थ ऑप्शन है क्रोमियम और निकिल। तो आतिशबाजी जो है आतिशबाजी में जो रंग उत्पन्न होता है, देखते हैं कि जब शादी विवाह या किसी पार्टी में जाते हैं तो जो मतलब आतिशबाजी होती है इसमें अनेक प्रकार के कलर निकलते हैं, तो ये किसके कारण निकलते हैं, तो ये जो होता है ये स्ट्रोंटियम और बेरियम के कारण होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रबल अम्ल ले जाने के पात्र किसके बने होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है शीशा, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है पीतल, फोर्थ ऑप्शन है कांच। तो प्रबल अम्ल, देखते हैं कि प्रबल अम्ल को हम लोग नॉर्मली किसी डिब्बे या किसी जार में बंद करके नहीं ले जा सकते, तो इसको ले जाने के लिए जो पात्र का यूज करते हैं वो शीशे का पात्र होता है, यानी शीशा होता है, इसलिए शीशा का मतलब एक ग्लास या कांच वाला मत समझ लीजिएगा, शीशा दूसरा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आंखों को धोने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है बोरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब आंखों यानी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो आंखों की धुलाई करता है उसको धोने के लिए डॉक्टर जो अम्ल का यूज करता है वो बोरिक अम्ल का यूज करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग एक ड्राई एजेंट के रूप में किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग ड्राई एजेंट के रूप में जिसका उपयोग करते हैं वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
वात्या भट्ठी के उत्पाद को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, सेकेंड ऑप्शन है ढलवा लोहा, थर्ड ऑप्शन है कच्चा लोहा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वात्या भट्ठी जो होता है इसके उत्पाद को हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, सेकंड ऑप्शन है टंगस्टन, थर्ड ऑप्शन है चांदी, फोर्थ ऑप्शन है कापर। तो हम लोग जानते हैं, हम सभी को पता होगा कि जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। इसका गलनांक कितना होता है? लगभग 3000 या 3500 से भी अधिक इसका गलनांक होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट का उपयोग किया जाता है वो टंगस्टन का ही किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो इसका मतलब हीट अगर ज़्यादा मिल जाए तो वो मेल्ट ना करे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले से अधिक ऊष्मा पैदा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिटुमिनस, सेकेंड ऑप्शन है लिग्नाइट, थर्ड ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, फोर्थ ऑप्शन है सब बिटुमिनस। तो एंथ्रेसाइट जो होता है ये कोयले की एक मतलब ऐसी प्रकार होती है जिससे सबसे अधिक ऊष्मा, यानी मतलब इसमें क्या होता है कि जो कुछ कोयले होते हैं कि जलने के बाद मतलब जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, उसमें उतनी ऊष्मा नहीं, सिर्फ वो धुआं देते हैं। लेकिन एंथ्रेसाइट जो होता है ये सबसे अधिक ऊष्मा देने का कार्य करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऊतक है एक, फर्स्ट ऑप्शन है कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं का समूह, थर्ड ऑप्शन है दबा, सेकेंड ऑप्शन है दबा, थर्ड ऑप्शन है पेपर का प्रकार, फोर्थ ऑप्शन है कपड़े की किस्म। तो ऊतक देखते हैं कि ऊतक जो होता है ये मतलब सेल्स से मिलकर ऊतक का निर्माण, यानी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है? समान कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्वच्छ मनुष्य में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 30,000 से अधिक, सेकेंड ऑप्शन है 2 लाख से अधिक, थर्ड ऑप्शन है 80,000 से अधिक, फोर्थ ऑप्शन है 10,000 से अधिक। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स यानी हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है, जब ये डेंगू हो जाए या फिर कोई अदर मतलब बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट सबसे तेज़ी से घटने लगता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इन सब का उपयोग करते हैं। यानी जब हमारी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स मान के चलते हैं कि अगर 50,000 से नीचे होता है तो बॉडी के लिए वो मतलब काफ़ी खतरनाक होता है। तो जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है एक स्वस्थ मनुष्य में वो 2 लाख से अधिक, यानी 2 लाख से लगभग 3.5 लाख के आसपास में होना चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंजाइम किसके बने होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है अमीनो अम्ल, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है वसा। तो एंजाइम जो होते हैं ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख में, सेकेंड ऑप्शन है पेट में, थर्ड ऑप्शन है लीवर में, फोर्थ ऑप्शन है छोटी आंत में। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो कहाँ पे सबसे पहले जाता है? मुख के माध्यम से हमारे पेट में जाता है। तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक होता है भोजन को पचाने के लिए, ये हाइड्रोक्लोरिक जो होता है इसका पाचन हमारे पेट में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पीलिया के रोगी की आंख में किस रंग
की हो जाती हैं, पीलिया के रोगी की आंखें किस रंग की हो जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पीले रंग की, सेकंड ऑप्शन है लाल रंग की, थर्ड ऑप्शन है नीले रंग की, फोर्थ ऑप्शन है हरे रंग की। तो यहाँ नाम से ही हम लोग को पता लग रहा है पीलिया यानी पीला रंग। तो जो रोगी की आँख होती है ये पीले कलर की हो जाती है। इसके साथ साथ मतलब आँख के साथ साथ जो हमारे नाखून का कलर होता है, इससे भी हम लोग पहचान लगा सकते हैं कि इंसान पीलिया से ग्रसित है या नहीं है। जो हमारे नाखून का कलर होता है वो भी पीला पड़ जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैंगीफेरा इंडिका निम्नलिखित में से किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है पत्ता गोभी, सेकेंड ऑप्शन है आम, थर्ड ऑप्शन है आलू, फोर्थ ऑप्शन है सूरजमुखी। तो मैंगीफेरा, मैंगी यानी मैंगो, इससे नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आम का वैज्ञानिक नाम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु का, सेकंड ऑप्शन है कवक का, थर्ड ऑप्शन है राइजोबियम का, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे फाइकोलॉजी में, तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, सेकंड ऑप्शन है रूडोल्फ विर्चो ने, थर्ड ऑप्शन है स्लाइडेन और स्वान ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत जो सबसे पहले प्रतिपादित किया था वो स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है। ऊर्जा जो है यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है। यहाँ पे पूछ रहा कि किस रूप में जमा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सेकंड ऑप्शन है वसा के रूप में, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऊर्जा जो होती है हमारे यकृत और मांसपेशियों में एक ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, यानी ग्लूकोज जब टूटता है तो किस में टूटता है? ग्लाइकोजन में टूटता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकंड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 200, फोर्थ ऑप्शन है 350। तो नवजात जो होते हैं यानी जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो अभी मतलब जन्म लिए होते हैं, उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। और अगर हम लोग वयस्कों की बात करते हो तो वयस्कों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयल, सेकंड ऑप्शन है गुंजन पक्षी, थर्ड ऑप्शन है साइबेरियन सारस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पीछे से उड़ने वाला जो एकमात्र पक्षी है वो गुंजन पक्षी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जेली फिश किस संघ का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है टीनोफोरा, सेकंड ऑप्शन है पोरीफेरा, थर्ड ऑप्शन है निडेरिया, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो जेली फिश जो है ये निडेरिया संघ का एक उदाहरण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकेंड ऑप्शन है 44,
थर्ड ऑप्शन है 48, फोर्थ ऑप्शन है 46। तो गुणसूत्रों की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जोड़ों में बात करते हैं तो कितने होते हैं, वो 23 जोड़े होते हैं। और अगर हम लोग सिंगल की बात कर लेते हैं तो सिंगल जो होते हैं हमारी बॉडी में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकेंड ऑप्शन है जानवर, थर्ड ऑप्शन है वनस्पति, फोर्थ ऑप्शन है सभी। अजैव, अजैव की अगर हम लोग बात करते हैं तो अजैव यानी जिनमें जान नहीं होती। अजैव के मतलब अजैव में आपका हो गया वायु, हो गया लाइट, हो गया पानी, हो गया, ये सब मतलब अजैव के उदाहरण हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। यानी वायु जो है ये अजैव अवयव का उदाहरण होता है। बाकी आपका जानवर हो गया, वनस्पति हो गई, ये जैव अवयव का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिक्तिका को, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट को, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कोशिका का रसोई घर, यानी रसोई घर में देखते हैं क्या होता है, हम लोग रसोई घर में नॉर्मली देखते हैं कि रसोई घर में खाना बनाया जाता है। तो वही कोशिका की बात कर रहा है कि कोशिका में खाना बनाने का कार्य कौन करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कोशिका में खाना बनाने का कार्य यानी रसोई घर का कार्य करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है नींबू में, सेकेंड ऑप्शन है आंवला में, थर्ड ऑप्शन है आम में, फोर्थ ऑप्शन है मिर्च में। तो ऑप्शन के हिसाब से विटामिन सी जो होता है ये नींबू में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है और मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो होता है ये आंवले में पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो मानव शरीर यानी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन में, सेकेंड ऑप्शन है मूंगफली में, थर्ड ऑप्शन है मटर में, फोर्थ ऑप्शन है चावल में। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा जो होती है सोयाबीन में वो लगभग 41 से 42% प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तेल की मात्रा, तो तेल जो होता है ये लगभग 21% के आसपास में सोयाबीन में तेल पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अस्थि में किस लवण की मात्रा अधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि यानी जो हमारी हड्डी होती है इनमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। केले में पुष्प क्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथोडियम, सेकेंड ऑप्शन है स्पैडिक्स, थर्ड ऑप्शन है पिनिकल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो केले में जो पुष्प क्रम का प्रकार होता है वो हाइपोथोडियम होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।